बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और हमारा आज का मौजू है हमारा निज़ाम तालीम और हमारी बढ़ती हुई आबादी के साथ उसकी बढ़ती हुई ज़रूरतों को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए हमने आज एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश शख्सियत को अपने साथ मदऊ किया है, मिसेस हुमैरा जाहिद साहिबा, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं और पहले कुछ एजुकेशन सिस्टम्स में काम करती रही हैं और अब वो अपना एक सिस्टम जो है वो बहुत ही कामयाबी के साथ चला रही हैं। कामयाबी का जो पैमाना है वो मेरे नज़दीक ये है कि एक सिस्टम में, एक स्कूल में बच्चे की तालीमी ज़रूरियात के साथ साथ उसकी तरबियत के ऊपर मुकम्मल तौर पर फोकस किया जाए। तो इनके साथ बातचीत का आज यही वजह है कि ये अपने स्कूल में बच्चे की तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही हैं और ज़रूरत इस बात की है कि इन जैसी ख़वातीन और पाकिस्तान में आगे आएँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये मोटिवेट करें लोगों को और इस तरह के काम और हों ताकि हमारे माशरे में जो अच्छाई का पहलू है और जो तरबियत का पहलू जो है वो जो कम दिखाई दे रहा है, अब उसको हम बेहतर तौर पर उस कमी को पूरा कर सकें। तो आइए चलिए मिलते हैं। जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपने बहुत ही बिजी रूटीन में से वक्त निकाला हमारे लिए, क्योंकि आजकल स्कूल्स में लास्ट डेज चल रहे हैं, रिजल्ट प्रिपरेशन हो रही है, तो आपके लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने सोचा कि आपसे थोड़ा सा वक्त ले लें। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने इतने प्यार से दावत दी, ये तो नहीं हो सकता था कि आपको वक्त ना दिया जाता। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आने की दावत दी और मुझे कुछ कहने का मौका मिला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने एजुकेशन सिस्टम में आने का, पहले आप पढ़ाती रही हैं और किस तरह आप उस सिस्टम में आई और पढ़ाना शुरू किया, कितना आपका एक्सपीरियंस आपने गेन किया और फिर किस तरह से ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? हर शख्स की तरह कि बचपन का ख्वाब था। अच्छा। बस यूँ समझिए क्लास 5 से मुझे ये था कि मैंने 5 पढ़ के उस्तानी लगना है। अच्छा। मैं अपने अब्बू से कहा करती थी, तो मेरे अब्बू बड़ा हंसते होते थे कि 5 पढ़ के भी कोई उस्तानी लगता है। तो मुझे बस उस वक्त से शौक़ था और चूँकि स्कूल और कॉलेजेस में बड़ी मुझे मोहब्बत मिली अपने असातिज़ा से और बहुत मुझे अटेंशन मिली, मतलब फेवरेट रही सारे टाइम पे मैं। तो मुझे ये था कि जो कुछ मेरे टीचर्स मेरे लिए करते हैं ये मैं आगे आने वाली नस्ल के लिए करूं। और फिर ये था कि जो मैंने सीखा है मुझे क्या फ़ायदा अगर मैं उसको अपने अंदर दबा के रखूं। बिल्कुल। तो मैं क्यों ना आने वाली नस्ल को जो है, जो अपने तजुर्बात हैं, अपनी जो मेरी एजुकेशन है, मेरी पढ़ाई है, मैं वो उनके अंदर जो है वो इनकलकेट करूँ या मैं उनके अंदर इस चीज़ का एक लगन और शौक़ पैदा करूँ। तो मैंने ऐसे ही बस एक दिन बैठे बैठे सिटी स्कूल में फ़ोन किया, तो उनको भी थी जॉब की टीचर की ज़रूरत थी। हालांकि मैंने अपने करियर का आगाज़ जो किया था एज ए स्पोर्ट्स टीचर किया था। अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने स्पोर्ट्स में बहुत अचीवमेंट्स की, बहुत ज़्यादा, कि लोग कहते थे कि ये बस पता नहीं अल्लाह ताला ने कोई एक अजीब चीज़ पैदा की है जो थकती नहीं है। सही, माशाल्लाह। वहाँ से फिर मैंने सिटी स्कूल में एज ए गेम्स टीचर अप्लाई किया और जब मैंने वहाँ पे 3-4 साल में मैंने बड़ी मेहनत से टीम्स बनाई और हम लोग जीते। देन उसके बाद एकदम पता नहीं क्या हुआ कि मुझे नहीं, मैंने तो पढ़ाना है, मैंने तो जो सीखा है मैंने तो वो बच्चों को सिखाना है। तब मैंने अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे मौका दें, मेरी टीचिंग को आप ऑब्ज़र्व करें, अगर आपको मैं लगती हूँ कि मैं एज अ सब्जेक्ट टीचर एक अच्छा आपको रिज़ल्ट दे सकती हूँ। बस वहाँ से फिर मैंने अपने आप को स्पोर्ट्स से हटा के तो पढ़ाई की तरफ आ गई। अराउंड 8 to 9 ईयर्स मैंने सिटी में लगाए और उसके बाद फिर मैंने साइकेस में मिसेस सलामत के साथ काम किया। अच्छा। जी, और मैंने बहुत सीखा। मुझे इसमें कुछ कहने में कुछ वो नहीं है कि मिसेस सलामत मेरी मेंटोर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, एजुकेशनिस्ट हैं जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। उनसे सीख कर तो इंसान, जाहिर बात है कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने। है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप क्लास 5 से सोचती थी कि आप टीचर बनेंगी। और अच्छा, ये मैं यहाँ पे कुछ और बात मेरे माइंड में आ गई कि जैसे हमारे ज़माने में हम पढ़ते थे
तो हम इतना खुश होते थे स्कूल जाकर और अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके, और स्कूल हमारे लिए बड़ी खुशी की एक बात थी। छुट्टी करने को दिल नहीं छुट्टी करता करने था। को दिल नहीं चाहता था, और हम टीचर बनना चाहते थे। और आपको याद होगा कि हमारा दौर वो था कि हम घर आके बुक्स उठा के तो अम्मी अब्बा की एन के पकड़ के टीचर बन के तो इधर उधर घूमते थे और दीवारों को पढ़ा रहे होते थे, और ऐसे ज्यूम करते थे हमारे सामने आईने में खड़े होके पढ़ाते थे और हम पढ़ाते थे, और हम बहुत, हमारा ये शौक था। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन आज के बच्चे में ये शौक देखने में कोई खास नहीं आता, बहुत कम है। और दूसरा, आपने स्पोर्ट्स में जो है वो आप पार्टिसिपेट करती थी और एज अ स्पोर्ट्स टीचर स्टार्ट भी किया। तो मैं यहीं पर ये बात कहना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स हमारी जिंदगी का या बच्चों की जिंदगी का एक, मुझे लगता है कि लाजिम और मलजूम हिस्सा होना चाहिए। उससे माइंड शार्प होता है और उसी से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और आप देखें कि कहाँ से आपका सफर स्टार्ट हुआ और किधर आप इतनी कामयाबी के साथ मूव करती चली गई। अल्लाह की मेहरबानी। तो ये जो आपने सीखा, तो जाहिर बात है इतने बड़े बड़े सिस्टम से सीखा, फिर अब ये अपना काम करने का कैसे आपको ख्याल आया? जैसे आप अभी बता रही थी कि ये हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि इल्म तो स्कूल में किताब पढ़ाई जा रही है, तो आपका जैसे खास एक विजन है कि बच्चे की तरबियत पर भी बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, स्पोर्ट्स पर होना चाहिए। तो किस तरह आप सोचती हैं, और ये आपने कब सोचा कि आप अपना एक सिस्टम शुरू कर लें, चाहे वो छोटे लेवल पर हो, और आप किस तरह इसको लेकर चली? और हर्डल्स भी आए होंगे उसमें बहुत, तो हम सुनना चाहेंगे आपसे कि कैसे शुरू किया। एक्चुअली जब मैं साइकेस में थी तो उस वक्त मेरे ज़हन में ये चीज़ आई थी कि मैं इतनी मेहनत यहाँ पर करती हूँ, तो मेरा शौक़ तो शुरू से था कि मैंने अपना स्कूल खोलना है। अच्छा। और मुझे अच्छा लगता था कि मैं एक एक बंदे को, एक एक बच्चे को केटर करूं, एक एक के पास जाऊं। साइकेस में बस मेरा माइंड बन गया कि नहीं, मैंने अब अपना स्कूल खोलना है। सही। तो वो शुक्र अल्लाह का कि अपने घर वालों का बहुत ताउन रहा, तो फिर मैंने इस तरह से ये ब्लूमफील्ड हॉल की फ्रेंचाइज़ ली। और जब मैं शुरू में वहाँ जाके बैठी हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। मुझे तो बस यूँ लगता था कि बस मैंने स्कूल खोली और हर चीज़ नॉर्मल है और मैंने आराम से बैठ के बस यहाँ पढ़ाना है। सही। फिर मैंने बहुत चीज़ें वहाँ पे नोटिस की, क्योंकि तालीम सब दे देते हैं, तरबियत पे कोई कोई फोकस करता है, और हमारी जो माएँ हैं वो ज़्यादातर मसरूफ़ रहती हैं। अगर आप यूँ ले लें कि कुछ ज़रा इस तरह की हैं जो जॉब्स करती हैं या जिनकी अपनी किटी पार्टीज वगैरह होती हैं, कुछ वो हैं जो माएँ सारा दिन सुबह किचन में घुसती हैं और शाम तक उनको टाइम नहीं मिलता। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं और बहुत जिम्मेदारियां हैं। उसमें मैंने फील किया कि बच्चों को एटिकेट्स, मैनर्स, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। शायद मे भी घर वालों को टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल। बच्चे का उठना, बैठना, चलना, बोलना, बड़े का अदब कैसे करना है, ये चीज़ें मैं बड़े माइन्यूटली जो थी मैं ऑब्जर्व करती थी जब मैंने ये अपना स्कूल शुरू किया। बिल्कुल। फिर मैंने इसके ऊपर बच्चों के साथ बैठना, उनको बताना करना, पेरेंट्स को थोड़ा सा मैंने काउंसलिंग की, उनको बताया कि जी बच्चा आपकी ज़रूरत है, आप इस बच्चे को पे आज आप इनके ऊपर एफर्ट करेंगी तो कल आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो बच्चे पे तवज्जो दें, घरों के काम इसका एक आप सेट रूटीन सेट करें जिसमें आपके बच्चे को कम से कम आप 2 घंटे लाजमी दें, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ कि बच्चे इग्नोर्ड हैं। वो माँ बाप की तवज्जो जो है उनको जो वहाँ नहीं मिलती, तो वो स्कूल आके समटाइम्स तो कुछ बच्चे थे वो तो रिटेलिएशन शो करते थे और वो जो अपनी भड़ास थी वो स्कूल आके निकालते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इसमें काफ़ी कामयाबी दी है, और अब माशाल्लाह से मैं जब उन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे एक बस मेरा बाग है और उसमें ये फूल खिले हुए हैं। सही। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि बच्चों पे आजकल, ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन सेम है आपके साथ, कि आजकल के बच्चे के ऊपर जो उसके अंदर एक कमी नज़र आती है कि जो घर से वो एक अटेंशन की कमी है, तो वो अटेंशन सीकर बना हुआ है हर बच्चा। और जब वो स्कूल में आता है तो उसको टीचर बुक पढ़ा रही है, उसको अटेंशन चाहिए। उसके माइंड में 100 और बातें चल रही हैं। वो इसलिए भी बुक पे अटेंशन नहीं दे पाता। और लेकिन इस माहौल में जो टीचर्स हैं हमारे, उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो रही है। और ये मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस करने के लिए टीचर को वेल इक्विप्ड होना या वेल ट्रेंड होना या इतनी सारी चीजों को एक वक्त में, अब वो दौर नहीं रहा कि किताब पकड़ी और ये चैप्टर पढ़ाना है फिर इसके पेपर हो जाएगा, ऐसे नहीं है। तो आप अपने टीचर्स की
की ट्रेनिंग के लिए या इन्हीं सारे चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए क्या आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम है या टीचर्स के लिए किस तरह से आप उसको डील करती हैं? हमारे एक तो ब्लूमफील्ड हॉल की तरफ से जो है वो ट्रेनिंग्स जो है वो ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं टीचर्स की। उसके बाद मेरे अपना जितना मैंने साल इस फील्ड में गुजार दिए हैं, तो मैं खुद अपने टीचर्स को ट्रेन करती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करती हूँ, फिर उन्हें बताती हूँ कि कैसे कैसे हमने कैसे लोगों को हैंडल किया है और आपने कैसे करना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बोझ नहीं समझना। बेसिकली जब टीचर एक चीज़ को बोझ समझने लगेगी फिर वो अपना आउटपुट नहीं दे सकती। बिल्कुल यही बात, वो उनको बहुत पेशेंस के साथ देखें। हर घर से डिफरेंट घरों से डिफरेंट बच्चे आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं, तो टीचर को हर माइंडसेट को एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल वो तभी एक कामयाब टीचर है, अदरवाइज नहीं। और हमने किया है, हमने अपने टाइम पे जान मारी है बच्चों के साथ। अब हमने जैसे जैसे केसेस साइकियाट्रिस्ट में भी हैंडल किए हैं और सिटी में भी हमने देखे हैं। ठीक है, उस लेवल के इस मुझे जगह तो नहीं मिलते ये केसेस, लेकिन इनके और उनके प्रॉब्लम्स में बहुत सिमिलैरिटी है। बिल्कुल ऐसी है। तो बहरहाल टीचर्स को मतलब हम लोग एवरी थर्सडे मेरे स्कूल में होती है एक हमारी आपस में कि हम सब टीचर्स और प्रिंसिपल बैठते हैं और हम लोग सारे अपने पूरे वीक के जो एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर करते हैं, हर बच्चे को डिस्कस करते हैं। हर बच्चे की प्रॉब्लम मुझे पता होती है। बिल्कुल। और छुट्टी के बाद मेरी हर टीचर ने मुझे फीडबैक दे के जाना है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह के उसमें फिर हम मिलके बैठते हैं। और एक हमारे पास लकीली कह लें मुझे कि अल्लाह ताला ने मुझे कोई ब्लेस किया इस चीज़ में कि मेरे पास लम्स के बच्चे आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा। कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाते हैं, कुछ है कि जो आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत अपना मोबाइल का ख़र्चा या जो भी है। और उसके अलावा मेरे पास एक टीचर हैं, साइकाट्रिस्ट हैं वो, और वो बहुत मुझे हेल्प कर देती हैं। अच्छा। तो उसमें ये है कि हम बच्चे का जो भी प्रॉब्लम होता है वो उनके साथ शेयर करते हैं। तो अभी लाइक हमारे पास एक बच्चा था, उसको चीज़ें नज़र आती थी, मीन्स के वो उसने खुद ही एक इमेजिनेशन में और वो उन चीज़ों के पीछे भागता था। उसको ये नहीं पता होता था कि मैं ठोकर खा जाऊंगा या खुदा न खास्ता मैं छत पे भाग रहा हूँ तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। उसको हमने 1 महीने में बच्चे को नॉर्मल लिया। अच्छा। और ये मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का माशाल्लाह ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि आपने उस बच्चे को सिर्फ उस तरह एज ए चैलेंज लिया है और आपने उसके लिए हेल्प भी प्रोवाइड की है। जी बिल्कुल। तो ये तो आप बार बार कह रही हैं, आपके पास तो फिर बड़े लेवल की एक आपको अल्लाह ताला फिर वो देखिए ना वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो दोनों बातों को मैं फोकस करना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि ये जो भी आपने कहा लम्स के बच्चे आपके साथ आ जाते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, वॉलंटियर करते हैं या कोई थोड़ा बहुत आपके साथ वो कर लेते हैं, तो मैं समझती हूँ इसको आप रेगुलर बेसिस पे अपने साथ करें और बल्कि बाकियों को भी ये काम करना चाहिए क्योंकि जो बच्चा है ना वो अपने से बड़े बच्चे को भी रोल मॉडल समझता है और जब वो उसके साथ इंटरेक्ट कॉपी करता है, बिल्कुल उसको कॉपी करता है और जब वो उससे पढ़ेगा ना तो बहुत सी अच्छी बातें वो उससे सीखेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब बच्चे ये देखते हैं ना कि हमारे पास लम्स यूनिवर्सिटी का या LSC का बच्चा आया है तो वो फिर अपने आप को उस जगह पर देखना शुरू करते हैं, फ्यूचर में। हाँ, तो फिर मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर हम ना अफोर्ड कर सके तो हम क्या करेंगे। तो मैं उनसे कहती बेटे मैं हूँ ना, इंशाल्लाह ताला आप मुझे एक दफ़ा जाके दिखाओ यहाँ पर। सही। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हमसे जो हो सका हम आपके लिए करेंगे। अगर आपका ख्वाब है कि आपने लम्स में पढ़ना है, LSC में पढ़ना है, तो अल्लाह ताला खुद रिसोर्सेज पैदा करता है, खुद ही वसीले पैदा हो जाते हैं। ये बात है कि जो बच्चे के ज़हन में अपने घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा उसको सोचता है और अगर वो शेयर करता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसको बता सकते हैं कि नहीं आगे रास्ते ऐसे हैं कि जो आपके मार्क्स लेने से या आपके पोटेंशियल से वो आगे खुलते चले जाएंगे, तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। तो वो जो आपके पास बच्चे आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली आप काउंसलिंग का जो अरेंज करती हैं और साइकेट्रिस्ट के थ्रू या काउंसलर के थ्रू, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये मैं समझती हूँ कि आजकल हर स्कूल में जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जब अपने उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आते हैं तो सम टाइम टीचर्स उसको हैंडल नहीं कर पाते और फिर वो जो रिजल्ट है उसको तो लेना जाहिर बात है कि उन हालात में पॉसिबल नहीं होता। और फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो स्कूल चेंजिंग की तरफ चले जाते हैं। बहुत ज्यादा ट्रेंड है, आज इस स्कूल में पढ़ा लो, कल उस स्कूल में पढ़ा लो, बच्चे यहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसी
वो जब एक जगह भी हार्डली वो सेट होता है तो माँ बाप उसके जहन में ये चीज़ बिठाना शुरू कर देते हैं, बस यही साल तुमने यहाँ पढ़ना है, अगले साल मैं तुम्हें दूसरे स्कूल में ले जाऊंगी। मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर मदर्स का हाथ है इस चीज़ में। वो बच्चा फिर वहाँ पर अपनी आउटपुट नहीं देता, उसको ये पता होता है कि मैं तो स्कूल चेंज कर ही लेना है, उसने जो रिजल्ट हमें देना भी होता है वो नहीं देता। बिल्कुल, क्योंकि उसके जहन में एक चीज़ चल रही है कि जी मैंने तो स्कूल बदल लेना, और मुंह पे कहते हैं मैडम हमने तो अगले साल आपके स्कूल में नहीं होना। वहाँ पर आके देखें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होता है, दूसरा मैं या मेरा स्टाफ मेंटली डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आई बिलीव इंडिविजुअल अटेंशन। बिल्कुल, मैं अपने स्कूल में एक एक बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन देती हूँ, मैं अपने ऑफिस में बिठा के पढ़ाती हूँ, मैं क्लासेस में जाके साथ में लेक्चर्स देती हूँ। मैंने अपने टीचर्स को बाउंड किया हुआ है कि भी जो बच्चे नालायक हैं, या जो बच्चे नालायक नहीं कहना चाहिए, स्ट्रगलर्स हैं, स्लो आपने उनको लेके बैठना है। बिल्कुल सही, आपने उनको लेके बैठना है। और अब मेरे पास ऐसा स्टाफ है जो लेके बैठता है, और उसमें मिस सुषमा रानी है, हमारी अच्छी टीचर हैं, वो माशाल्लाह, मतलब उनके मैंने माथे पे नहीं कभी बल देखा कि मैडम ने मुझे एक्स्ट्रा बर्डन दिया। मिस रुखसाना, मिस फौजिया, काफ़ी मेरे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो वो उनको लेके बैठती हैं। और उस सूरत में पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जी आप ट्यूशन ना पढ़ाएं। ये एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया, रिसेप्शन का बच्चा भी है तो उसने ट्यूशन पढ़नी है, मैट्रिक का बच्चा भी है उसने ट्यूशन पढ़नी है। जब स्कूल इतनी मेहनत कर रहा है, फिर कोई जवाब नहीं पैदा होता कि बच्चा जो है वो ट्यूशन पढ़े। आपसे यहाँ तक ये कहा जाता है कि मैं 2:30 बजे तक बैठी हूँ, 2 बजे तक, बच्चे को अगर कुछ समझ नहीं आई आप मुझे बताएं, अगले दिन उसको बिठाएं, वो स्कूल में इसको गाइडलाइन मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको बात को रिपीट करना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो उनको थोड़ा सा इसमें कॉपरेट करना चाहिए स्कूल के साथ कि आपका बच्चा जिस सिस्टम में भी जा रहा है, एक तो आप बच्चे को बार बार ये ना कहें कि हम सिस्टम बदल देंगे, आप परेशान नहीं हो। अगर बच्चा नहीं समझ रहा किसी चीज को तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को चाहिए स्कूल में आके डिस्कस करें और स्कूल वालों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें कि वो जो कोशिश कर रहे हैं वो एक आध दिन में नहीं, कोई 6 मंथ्स में, कोई बच्चा 3 मंथ्स में अपना पोटेंशियल दे देता है फुल, कोई 6 मंथ्स में देता है, कोई 1 ईयर में देता है। इट डिपेंड्स कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना चाहिए और बच्चे को फोकस्ड रहने दें कि हम तुम्हें ट्यूशन पढ़वा देंगे, अब स्कूल कुछ और कह रहा है, पेरेंट कुछ और कह रहा है, उससे जो बच्चा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सम टाइम वो ट्यूशन के जो वो होते उस वजह से वो स्कूल में वो सोच लेता है कि मैंने फोकस नहीं करना और मैं बाद में पढ़ लूंगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट हो जाता है। अब मेरे पास जो इस वक्त मैं पैरामाउंट पढ़ा रही हूँ, मैं इस वक्त कार्निवल मैथ पढ़ा रही हूँ, काउंटडाउन है, मतलब वो आप समझ लें कि बहुत अच्छा सिलेबस जो इस वक्त हमारे दूसरे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। अब वो बच्चों को समटाइम्स समझ नहीं आता, बाज़ ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, ट्यूशनों पे डाले हुए, ट्यूशन टीचर का कैलिबर क्या है। बात तो ऐसी हैं जो काम करके खुद ही भेज देती हैं, वो भी रॉन्ग काम होता बिल्कुल है। बिल्कुल। और जो मैं इस वक्त अपनी एजुकेशन सिस्टम की तबाही का जिम्मेदार अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो मैट्रिक पास या FA पास बच्चियाँ ट्यूशनें पढ़ा रही हैं उनको पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। वो पेरेंट्स को क्या कहती हैं कि जी स्कूल की तो पढ़ाई ही नहीं अच्छी, आप अपना बच्चा यहाँ से उठा लें। Exactly. वो अपनी गलती नहीं मानती कि मेरा कैलिबर नहीं है, मैं ये नहीं करा सकती, आप किसी अच्छी और टीचर जो एजुकेटेड, मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड है, आप वहाँ ले जाएं। मैं अभी नहीं ये पढ़ा सकती ये सिलेबस। वहाँ पर वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हैं पेरेंट्स की, वो फिर वही सर्कल चल जाता है, आज इधर कल उधर, बच्चा बेचारा कहीं का भी नहीं रहता। ये बात मैंने भी बहुत से पेरेंट्स से कही है कि आप जब एक सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो अपने बच्चे से ही आप डेली बेसिस पे सिर्फ इतना जुमला कहें कि आप क्लास में फोकस्ड होकर बैठे, टीचर जो कह रहा है उसको गौर से सुने और उस पर ही बस अमल करें। अगर इतना ही हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बच्चा इंडिपेंडेंट, जो आपने कहा, तो बच्चे का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्लास में बच्चा बैठता है, पेरेंट्स या कोई और नहीं बैठता, अगर बच्चे को सिस्टम समझ में आ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है। हमने सारी जिंदगी कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी, हमारे तो वो कहते थे नाक कटने वाली बात। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ग्रेड्स, बेहतरीन रिजल्ट के साथ आगे बढ़े। और सिर्फ यही डर होता था कि अगर ये कहा कि हमें समझ नहीं आया तो पेरेंट कहेंगे कि जी आप क्लास में क्या कर रहे थे जो आपको समझ में नहीं, आगे बैठ जाएं।
और टीचर से दोबारा पूछ लें। और आजकल तो खैर हमारे दौर में भी खैर अच्छा था सिस्टम, लेकिन आजकल जो इंडिविजुअल अटेंशन और टीचर्स का ये रोल है कि आप 100 टाइम्स भी बात पूछें तो टीचर आपको बताता है, और बहुत कोऑपरेटिव सिस्टम्स हैं। तो फिर इसमें तो ये प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ से है कि बच्चे को घर से कुछ और कहा जा रहा होता है, ट्यूशन से कुछ और कहा जा रहा होता है, तो वो फिर चीजें जो हैं वो उस तरह से मैनेज नहीं डबल माइंडेड हो जाते हैं ना। अब हम साउंड्स पढ़ा रहे हैं, फोनिक्स पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन टीचर एबीसी पढ़ा रहे हैं, जब वो क्लास में आ रहा होता है हमें उसकी फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है बच्चा कंफ्यूज है। फिर हम पेरेंट्स को कॉल करके कहते हैं प्लीज आप इसको इंग्लिश तो एटलीस्ट ना पढ़वाएं, आप मैथ्स पढ़वा लें, उर्दू पढ़वा लें, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा लें, लेकिन आप इंग्लिश ना पढ़वाएं। वहाँ पर मेरा जहाँ तक ख्याल है, आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि बच्चा क्लास में अगर फोकस्ड बैठ जाए तो फिर कोई जवाब नहीं पैदा। बिल्कुल। और आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कंसंट्रेशन स्पैन बहुत वीक है बच्चों का, और उस वजह से वो अभी पीछे की बात है कि मैंने ऐसे ही बात की क्लास में, तो बच्चे, मैंने कहा जी अब क्लास में हर टीचर क्लियरली बता के जा रहा है कि ऐसे 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 आपने करना है, और आप बड़े बच्चे हैं। तो एक बच्चे ने खुद कहा कि हम जागते हुए सो रहे हैं, नहीं सुन रहे, रात को सोते नहीं जी, रात को सोते नहीं है, गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व है। कुछ ये जो है वो ये लॉकडाउन की वजह से ये रूटीन्स लोगों की ऐसे हो गई। तो अब उसमें टीचर का क्या है कि वो बेचारा तो अपनी हर फुल दे रहा है, और वो बच्चा जो है वो ले ही नहीं रहा, वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो इस चीज के लिए तो वो घर से अपनी नींद पूरी करके आए, एक पूरी अटेंशन के साथ आए, कॉन्सेंट्रेट करे, और फिर वो कुछ सीखेगा। पेरेंट्स के काउंसलिंग सेशंस आप रखती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल ये भी बहुत ज़रूरी है। ये बेहद ज़रूरी है, मगर हमें अटेंडेंस उतनी नहीं मिलती। अच्छा। मदर्स के पास या तो टाइम नहीं होता, या वो समझती हैं कि स्कूल जाने से शायद हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, जिनको उनके फ्यूचर की है कि बच्चे मेरा का हर्ज नहीं होना चाहिए, वो परसेंटेज कम रह गई। हम लोग करते हैं, बुलाते हैं, तो हमारे पास अगर 100 में से 40% रिजल्ट आता है पेरेंट्स का, मदर्स का। तो फिर ये होता है कि इंडिविजुअली कॉल करो। आज जैसे मेरी 9:30 बजे एक मदर से मीटिंग थी, और मैंने 12 बजे तक इंतज़ार किया, वो नहीं आई। अगले दिन जब वो आएंगी उससे शायद मेरे पास टाइम ना हो। बिल्कुल ऐसे, लेकिन मुझे निकालना पड़ता है कि चलो आ तो गई, बिल्कुल एटलीस्ट उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला है, मैं तो उनके लिए निकाल ही लूँगी टाइम। लेकिन ये कि पेरेंट्स का, मैं पेरेंट्स नहीं, मैं मदर्स का ज़्यादा रोल इसमें समझती हूँ। उनको जो है अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना चाहिए, उनको बच्चों के जहनों को बखेरना, मैं समझती हूँ वो बखेर देते हैं। बच्चे बिखरे हुए हैं, बच्चे कंपोज्ड नहीं हैं, वो एक जगह पे खड़े नहीं हैं। उनको बस ये लगता है कि जैसे बस वो वक्त गुजारने इधर जा रहे हैं, वक्त गुजारने इधर जा रहे हैं। मैं अभी जिस चीज़ से कोरोना के बाद से गुजर रही हूँ, हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, हार्डली 4 से 5 बच्चे एक क्लास में आते थे। चलें ठीक है, कुछ होती हैं पेरेंट्स की अपनी मजबूरियाँ, किसी के घर नेट नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, या ये कि वो गांव भेज देते हैं बच्चों को। बच्चे 0 पर आए हैं। अब इस वक्त क्लास में 0 से लेके 50% का माहौल है। कोई बच्चा 0 पे है, कोई 10 पर है, कोई 50 पर है, कोई 100% पे है। अब एक टीचर पढ़ाने वाली, बिल्कुल ऐसी है। उसमें जब पीछे से बच्चा नहीं कर पाता तो तब पेरेंट्स प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। जब आगे वाले को पीछे वाला करना पड़ता है तब प्रॉब्लम खड़ी होती है। यहाँ आके हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आजकल सब टीचर्स के लिए और हर सिस्टम के लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस कम रही है। अब देखिए ना, वो तो घर में बच्चे को बिठाना था। कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स आपने जैसे कहा कि गैजेट्स का इशू है या नेट का इशू है या कुछ भी, लेकिन मैं ये समझती हूँ जब स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करवा रहा है तो फिर बच्चे को उठाकर बिठाना तो इतना तो चाहिए कि टीचर इतनी एफर्ट कर रहा है तो बच्चा बैठे और सुने और सब कुछ करे। तो इसके लिए, और दूसरा ये कि जैसे हम पेरेंट्स की काउंसलिंग की या उनके सेशंस की बात कर रहे थे,
तो ये हर जगह आप देखने में आ रहा है कि स्कूल्स उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और पेरेंट्स वहाँ नहीं जाते। तो ये मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ आप वहाँ जाया करें, ताकि वो जो इतनी मेहनत से मीटिंग अरेंज करते हैं या सेशन अरेंज करते हैं, आप उसको अटेंड किया करें, ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि आपने अपने बच्चे को कैसे आगे लेकर चलना है। और वहाँ जाए बगैर आप जब अपने बच्चे को कहते हैं कि अच्छा आप परेशान नहीं हो, समझ नहीं आ रहा, स्कूल चेंज कर देंगे, समझ नहीं आ रहा, टीचर चेंज कर देंगे, तो ये चीज़ आपके बच्चे की तरबियत पे बड़ा बुरा इफेक्ट डालती है, बड़ा बुरा इम्पैक्ट करती है। हमने तो कभी अपने बचपन में ये नहीं सुना था सिस्टम चेंज कर देंगे, टीचर चेंज कर देंगे, हमने अपने बच्चों के नहीं किए, तो ऐसे कभी नहीं हमने कहा और कभी नहीं सुना। तो उससे आपके बच्चे की शख्सियत पे भी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरह की बात करने की बजाय आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपका बच्चा जहां भी पढ़ता है वहां जाएं और उसको डिस्कस करें और वहीं पर उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश सारा एक करें। चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी या रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स के साथ कि बच्चे को कभी आप ये इम्प्रेशन ना दें कि वो नहीं कर सकता, बिल्कुल, या बहुत मुश्किल है, तुम ये कर ही नहीं सकते हो, और ये कि तुम्हारा स्कूल तुम्हें सही नहीं करा रहा। कोई भी सिस्टम, कोई भी स्कूल जो है वो कभी बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं करता। और दूसरा, जब आप अपने बच्चे को ये कह देते हैं ना कि तुम नहीं कर सकते, बच्चा अपने हाथ पांव छोड़ देता है और वो लिटरली टीचर के सामने आके कहता है कि मिस मैं नहीं कर सकता, मिस मुझे पता है मेरे में ये पोटेंशियल नहीं है, आप जितना मर्जी मुझे समझाती रही, क्योंकि उसका दिमाग उसमें फंस गया है। आप बच्चे को हमेशा ये कहें कि आई हैव टू डू इट, आई कैन डू इट। ये थेरेपी मैंने एक वर्कशॉप ली थी, तो एक हमारे टीचर थे, तो उन्होंने हमें ये सिखाई थी कि आप जहाँ ये फील करें ना कि यू आर अ फेलियर, और आप अपने दिमाग में ये बात ला रहे हो कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता या मैं इस चैलेंज पे पूरा नहीं उतर सकता, आप शीशे के सामने खड़े हों और अपनी थेरेपी करें। यही थेरेपी मैं अपने बच्चों को बताती हूँ। बिल्कुल ठीक। और अभी भी मैं 1-2 केसेस अपने स्कूल में ये फेस कर रही हूँ, और वो बच्चा मतलब प्ले ग्रुप से मेरे पास है, और जब वो आके सहमत में मुझे ये कहता है ना मिस मैं नहीं कर सकता, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैंने इतने सालों में क्या किया। मतलब मैं उस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकी, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? उसका घर, उसके पेरेंट्स। हमने जो हर चीज तो नहीं पढ़ी हुई, हर डिग्री तो हमारे पास नहीं है। exactly. हमारे बच्चे हमसे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर चले गए हैं, बट हमने सुपरवाइज करना है, हमने किताब लेके पढ़ाने नहीं बैठना। हम बच्चों से सीख रहे हैं बिल्कुल तक। हम कहते हैं चलो पढ़ो दिखाओ, असाइनमेंट कर लिए, लेट ना करना, ईमेल ना आ जाए तुम्हारी यूनिवर्सिटी से कि तुमने लेट कर दी, तुम्हारा जीपीए बिल्कुल ठीक आना चाहिए। सुपरवाइज करते हैं, बच्चे को लगता है कि पेरेंट को हर बात पता है, इसको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। दूसरा, बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि तुमने फर्स्ट आना है, फर्स्ट ना आए तो पता नहीं कौन सी क्या मत आ जाएगी। भाई हर बच्चा, मैं जिंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आई। सही। मेरे तो अब्बू मुझे ये कहते थे कि लोग पढ़ते हैं कुछ बनने के लिए, ये पढ़ती है खेलने के लिए, क्योंकि हमारे टाइम में तो लड़कियों को परमिशन सिर्फ आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक मिलती थी खेलने की, उसके अलावा तो हमें नहीं परमिशन मिलनी थी। और मैं कभी फर्स्ट ही नहीं आई थी, और मैंने कभी सोचे एकेडमिक्स में तो बस अल्लाह ही मुझे पास करा देता था, वो भी मुझे नहीं पता मैं कैसे, सारा दिन तो मेरे ग्राउंड में गुजरते थे। अब ये है कि हाँ मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया। हालांकि मैं आपको बताऊं, मॉडर्न रिसर्च से ये बात मेरा ख्याल है प्रूव्ड है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, वो ब्रिलियंट होते हैं और वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। मिस मेरा एक बच्चा है, मेरा फर्स्ट बैच मेरे पास 7 स्टूडेंट्स का था मैट्रिक का। उस बच्चे ने मुझे फेसबुक पे ढूंढा और उसने मुझे आज भी इतनी खुशी है इस चीज़ की कि शायद मेरी फर्स्ट अचीवमेंट हो गई। कहता है मिस मैडम मैं इरफान, आपको मैं याद हूँ? तो मैंने उसे लिखा यस। तो कहता है अगर आपसे मैंने इतनी डांट ना खाई होती तो आज मैं लॉयर ना बनता। सही बात। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आज से कोई 3 साल पहले की बात है, 3rd ईयर में हूँ, और ये सब आपकी वजह से हुआ, वरना मैं तो सारा दिन फिरता फिर आता था गलियों में, तो मेरा तो पढ़ाई की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था। सही। फिर मेरी 2 बच्चियाँ लाहौर यूनिवर्सिटी से MSc कर रही हैं, मेरी एक बच्ची जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट बन रही है। ये मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि पीछे उनको यही बताती हैं कि जी हम कंट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं अल्फ्रा टाउन में मेरा स्कूल है, वहाँ बैठ के, तो ये मुझे मेरा और ज़्यादा मोराल जो है स्कूल का रोल यही होना चाहिए कि बच्चा अपने पोटेंशियल को खुद पहचान सके और फिर उसमें जा सके। और आप उसको सेट करके गोल्स ना दें, बल्कि उसकी जो सलाहियतें उनको निखारें और वो फिर खुद पहचाने कि अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने ऐसे करना है। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कह लें
मेरे जहन में है कि जैसे ये कोरोना फैला और जिस तरह से लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स आए, जिस तरह इस तरह आपका ये सिस्टम है जो आप, मुझे लगता है कि वो लोगों की बेटरमेंट के लिए चला रही हैं, उसमें कोई ऐसा आपका प्रॉफिट का कोई ऐसा रोल नहीं है आपके। मैंने जहाँ तक आपसे गुफ्तगू की, आपकी स्कूल को देखा, तो आपके प्रॉफिट्स अभी सिर्फ स्कूल की मेंटेनेंस और इस चीज में लग रहे हैं। तो ये एक बड़ी आपकी अच्छी कोशिश है और इसको हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो लेकिन ये है कि आप कुछ गवर्नमेंट लेवल से ऐसा एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए कि वो जिस तरह अभी आ रहा है कि जी इस चीज के लिए फंड्स ले लें, ये कर लें, एजुकेशन को फंडिंग की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। वरना ये होगा कि हम जैसे जो एक मकसद के तहत बैठे हैं, एक विजन लेकर बैठे हैं, हम लोग हिम्मत हार जाएंगे। बिल्कुल, फाइनली यही होगा कि जिस तरह और स्कूल बंद हुए हम लोग भी बंद कर देंगे। जाहिर बात, जब हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, इस टाइम पर हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग की बेहद ज़रूरत है। और जो इस कोरोना के हालात में जिस मेंटल टॉर्चर से या जिस तरह से हम लोग गुजरे हैं, हमें कभी किसी गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से फ़ोन नहीं आया। अगर आप बैंक में भी चले जाओ कि जी हमने सैलरीज देनी है तो हमें उसके लिए लोन शोन चाहिए, यकीन करें कोई आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती या आपको कोई जो है ना वो बाजू नहीं पकड़ाता। अब अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी है कर रहे हैं, और पेरेंट्स ने इसमें काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से भी हर्डल्स आई हैं, बहुत परेशानी देखी है। कुछ जेन्युइन भी परेशानी है, कुछ ये है कि कुछ वैसे ही नहीं देना चाहते फीसें, उनका भी इस उसमें जो है ना बहुत कॉपरेशन ज़रूरी, जबकि उनको ये पता है कि ये इदारा हमारी फ़ीसों से चल रहा है, इसकी बिल्डिंग रेंटेड है, इसने रेंट भी देना है, टीचर्स को सैलरीज भी देनी है और टीचर्स का घर इस सैलरी पे चल रहा है। सॉफ्ट कॉर्नर एक पेरेंट्स के अंदर भी, और गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो जितना प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशन को, क्योंकि हमने आगे अगर अपने पाकिस्तान को हमने आज से 50 साल आगे लेके जाना है तो वो एजुकेशन के बगैर नहीं जाएगा। बिल्कुल, वो इसके लिए बेहद ज़रूरी है। हमें हर तरह से इसकी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की। बिल्कुल। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इन्होंने मैसेज दिया है और मैं भी इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कहना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट की सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे ऐसे जो छोटे सिस्टम्स हैं या स्कूल्स हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही चल रहे हैं इस वक्त के, बहुत से पेरेंट्स भी जो उसमें लो इनकम वाले पेरेंट्स हैं वो उसमें बच्चे पढ़ा रहे हैं और वो नहीं दे पा रहे, या लोगों को प्रायोरिटीज़ पता नहीं है कि भाई आप घर की और कोई चीज़ें एक्सपेंसेस कम कर लें लेकिन बच्चे की एजुकेशन के ऊपर आप फोकस करें। 1000-2000 जो फी है वो आप पहले पे करें ताकि वो एक जो सर्कल है, सिस्टम है, चले। लेकिन इस पे गवर्नमेंट की सपोर्ट मेरा ख्याल है ज़रूरी है ताकि वो सर्कल्स चलते रहें। अगर 5 पेरेंट्स लेट्स से फॉर एग्जांपल या कुछ पेरेंट्स फी नहीं दे पाते तो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी सपोर्ट हो कि वो बच्चे एजुकेशन भी लेते रहें और स्कूल भी अपना सिस्टम चलाता रहे। तो ये मैडम जो हैं जो इस स्कूल को इस तरह से चला रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल के हवाले से अपने जैसी और एजुकेटेड जो लेडीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, जो किसी वजह से अपने सिस्टम को जहाँ कहीं पढ़ाती हैं छोड़ देती हैं या नहीं कर पाती, तो आप क्या समझती हैं, क्या मैसेज उनको देंगी कि वो ऐसे छोटे सिस्टम और ऑर्गेनाइज करें? क्योंकि जो हमारे मुल्क की बढ़ती हुई आबादी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कन्वेंशनल या जैसे भी सिस्टम खुले। क्या कहना चाहेंगी आप खवातीन को कि वो किस तरह इस तरफ? सबसे पहली बात ये कि इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मत खोलें। जिस दिन आपने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया उस दिन एजुकेशन का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। हर बंदे का रिस्क उसकी किस्मत में लिखा जाता है, उसको उसके मुताबिक मिलता है। मैं इस चीज़ से इनकारी नहीं हूँ कि पैसा भी कमाना चाहिए, लेकिन आप जिस पैमाने पर खोल रहे हैं आप अपनी वहाँ की सोसाइटी को, लोकेलिटी को देखें कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। उस लिहाज से आप अपना फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो सेट करें। उससे आपका ये होगा कि एक तो आप ये देखें कि आपके कितने बच्चे इस वक्त स्कूलों में नहीं जा रहे, जिसकी रीज़न यही है कि पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं, वो फ़ीसें नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आप उनको नॉमिनल फ़ीस मांगे ज़रूर ताकि उन्हें भी पता हो कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है और हम इसकी फ़ीस देते हैं। वरना ये होगा कि जब आप मुफ्त पढ़ाएंगे तो वो बच्चा भी वैल्यू नहीं करेगा, पेरेंट्स भी वैल्यू नहीं करेंगे। आप पढ़ाएं, छोटे छोटे अपने स्कूल खोलें, छोटे लेवल पे खोलें, कम फ़ीस पे खोलें, अल्लाह ताला खुद ही बरकत डाल देता है इसमें। और जितने स्कूल खुलें उतने कम हैं। ट्यूशन सेंटर्स भी खुलने चाहिए, लेकिन
काइंडली प्लीज़ ट्यूशन सेंटर्स में 50-50 बच्चा मत भरें कि एक कमरे में 50-50 बच्चा बैठा है। वो प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक का बच्चा बैठा हुआ है और वही एक ही टीचर पढ़ा रहा है, उससे ज़्यादा बेड़ा गर्क होता है। आप इसमें अपने साथ उसको छोटा सा स्कूल सिस्टम बना लें, छोटा सा स्कूल बना लें, 2-3 टीचर्स रख लें और आप वो अपने इस एजुकेशन जो आप अपना आपका ये है ट्यूशन सेंटर, उसको एक आप इवनिंग स्कूल के नाम से शुरू कर लें, लेकिन बच्चों के लेवल के मुताबिक उनको गाइडेंस दें। और जितने स्कूल खुलेंगे हमारे लिए उतनी खुशी की बात है। और हर औरत जिसके अंदर थोड़ी भी डिवोशन, डेडिकेशन है टूवर्ड्स द एजुकेशन, उसको इस मैदान में ज़रूर आना चाहिए। और हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है, हम लोगों से कोई गाइडलाइन लेनी है। मिस सारा भी जो हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप एक दफ़ा इनिशिएटिव लें, आपकी बैक पे बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, अल्लाह ताला वसीले बना देता है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया आपने। आई होप इससे बहुत से लोग फ़ायदा उठाएंगे और इनकरेज होंगे और आगे चलेंगे। ये जो आखिरी बात मैं बस करना चाहूँगी कि जो हमारा ये ट्यूशन का सिस्टम है, वो मैं थोड़ा सा ये समझती हूँ कि जो मतलब पेरेंट्स हैं उन पे सम टाइम वो बर्डन हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है स्कूल्स को भी, कि जो सीनियर बच्चे हैं उनको हम कहें कि वॉलंटरीली और या इंटर्नशिप्स के जरिए वो शाम में स्कूल के फौरन बाद 1 आवर का कोई टाइम एलोकेटेड हो और वो डिफरेंट हम बच्चों को कर लें। जैसे सीनियर बच्चे हैं वो मिडिल वालों को पढ़ा लें, मिडिल वाले जो हैं वो जूनियर्स के लिए, तो कोई ऐसा ट्यूशन सिस्टम भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें कि जिसमें फिर उनके सुपरविजन के लिए कोई हम वो वाले टीचर्स भी रख लें जो ट्यूशंस देते हैं, ताकि वो उनके साथ हो जाएं। तो कुछ इस तरह का बनाएं कि पेरेंट्स के ऊपर बर्डन जो है वो मैंने ये चीज़ कर ली है। अच्छा, इत्तेफाक से आपने जिक्र किया, मेरा एक बच्चा है अबू बकर, और उस बच्चे को जब उसने मैट्रिक किया तब आके उसने मेरे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। और देन इवनिंग में उसने ट्यूशन, उसी स्कूल में ट्यूशन भी थी, किसी कपल ने खोली हुई, वो वहाँ आके पढ़ाने लगा। फर्स्ट ईयर के उसके जब हुए तब वो बच्चे के पास जो फ्री टाइम था तब उसने आके पढ़ाना शुरू किया। फाइनली उसने एफसी कॉलेज में वो बच्चा पढ़ रहा है, माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा स्कूल में स्कोर उसने किया था मैट्रिक में, 1000 समथिंग उसके मार्क्स थे। कॉलेज जाने से पहले सुबह आके मेरे बच्चों को, कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट है वो, सही, तो उसने कंप्यूटर की क्लास लेता था, फिर वो एफसी कॉलेज जाता था, फिर वो वापस आता था वहाँ से और आके एक क्लास और केमिस्ट्री की लेके, तो फिर वो दोबारा अपने कॉलेज चला जाता था। यानी उसने कहा कि मैडम आपने मुझे इस काबिल किया है, तो आज मैं इनको किसी काबिल करना चाहता हूँ। ये चीज़ ये मैं कहना चाहूँगी अपने बच्चों से भी, जो स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, जो स्कूल के से निकल गए हैं पढ़ के और अच्छे ग्रेड्स लेकर या कुछ आगे प्रोफेशनल लाइफ्स में हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें और आपसे जो लोग पीछे रह रहे हैं या जिनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम उतना ज़्यादा नहीं है जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है तेज़ी से, तो उन बच्चों को आगे आना चाहिए और वो हमारे दूसरे बच्चों को जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं उनको साथ लेके चलें, ताकि मिलजुल के पूरी सोसाइटी जो है वो एजुकेशन ले सके और तरक्की कर सके। तो आई होप कोई लोग इससे सीखेंगे इंशाल्लाह जी, अगर दिल को बात लगी तो इंशाल्लाह। तो इसी पैगाम के साथ मुझे ये बताएं कि आप कुछ और हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगी। मुझे इल्लामा इकबाल का एक शेर बचपन से बड़ा पसंद है, शायद मैंने उसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। वाह, क्या खूब बात की है आपने। और अल्लाह ताला को भी यही पसंद है कि हम हमारी ज़िंदगी औरों की खिदमत में और औरों को अपग्रेड करने के लिए और अपलिफ्ट करने के लिए, जो लोग नहीं रिसोर्सेज रखते में गुजरे, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे से भी राजी होगा। इसी सोच के साथ ज़िंदगी का मकसद भी यही है, करने का स्कूल खोलने का मकसद भी यही था, किसी के लिए कुछ करें और अपने रब को राज़ी करें। बेशक। इस खूबसूरत पैगाम के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया।